हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉरेंस कोहलवर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। साथियों, ये वीडियो लॉरेंस कोहलवर्ग स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में साथियों हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीज देखने वाले हैं। क्या साथियों? थ्योरी प्लस क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं सी टेट की एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जो 29 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 25 जनवरी तक चलने वाले हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिकता का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों, नैतिकता यानी मोरालिटी क्या होती है? वह गुण जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं। क्या साथियों? जिससे हम किसी चीज के बारे में सही या गलत की पहचान करते हैं, वो हमारी नैतिकता या मोरालिटी कहलाती है। बच्चा अपने विकास बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है। साथियों, जो बच्चा होता है वह नैतिकता के बारे में या अनैतिकता के बारे में कहाँ से जानता है? तो अपने सामाजिक परिवेश से या अपने आसपास के वातावरण से। इस सामाजिक परिवेश के अंतर्गत कौन कौन आता है साथियों? तो इसमें सबसे पहले आता है परिवार। क्या आता है साथियों? सबसे पहले परिवार, फिर आस पड़ोस और फिर विद्यालय। तो साथियों, जो बच्चा है वह नैतिकता और अनैतिकता के बारे में कहां से जानता है? अपने सामाजिक परिवेश से। कोहलवर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, कोहलवर्ग का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है इनका संबंध। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलवर्ग अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को सुनाकर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। जो साथियों कोहलवर्ग थे, वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए या यूं कहें कि सिद्धांत देने के लिए, बनाने के लिए वो छोटी छोटी कथाएं बच्चों को सुनाते थे। किसको? बच्चों को सुनाते थे और उनसे नैतिकता संबंधी यानी नैतिक दुविधाओं संबंधित उनसे प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा सुनाई गई एक कथा निम्नलिखित है। साथियों, उनकी एक कथा है हिंज की कथा, जिसे हाइंस की कथा भी बोला जाता है। ये कहानी बहुत फेमस है और इसमें से क्वेश्चन भी सीटेट पूछता रहता है। तो ये कहानी साथियों इस तरह है कि यूरोप में एक महिला है जो मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था। क्या था साथियों? एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। मतलब तत्काल में ही उस फार्मासिस्ट ने उस रेडियम की या दवा की खोज की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। तो साथियों, जो दवा है उसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था और हिंज से जब वह हिंज गया उस दवाई के लिए, तो वह जो फार्मासिस्ट था वह कह रहा था कि मैं इससे दवाई बनाने के खर्चे से 10 गुना पैसा तुमसे लूंगा। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका जो पति था हिंज, उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। क्या साथियों? हिंज जो था वह अपने औरत के इलाज के लिए अपने जान पहचान के लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने आस पड़ोस के लोगों के पास गया, उनसे पैसे मांगे कि दवा के लिए चाहिए, पैसे दे दो। तो उसमें से उसके पास जो है कुछ ही पैसे उधार उसको मिल सके, जो दवाई की दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस समय दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाद बाकी के पैसे उसे क्या करेगा? दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। दवाई वाले ने क्या कहा साथियों? कि मैंने यह दवाई खोजी है और मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। क्या किया साथियों? हिंज ने मजबूर होकर अपनी पत्नी के इलाज के लिए दुकान को तोड़कर ही दवा को चुरा लिया। इस कहानी के आधार पर कोहलवर्ग ने दो बातें बताई जो निम्नलिखित हैं। ये बातें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहली है साथियों नैतिक दुविधा, दूसरी है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा में क्या है? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल जो प्रक्रिया है वह नैतिक दुविधा कहलाती है। मतलब साथियों, जैसे क्या बात सही है क्या गलत है, उसके बारे में फैसला लेने में जिस प्रक्रिया से व्यक्ति या बालक गुजरता है वह प्रक्रिया नैतिक दुविधा कहलाती है। उदाहरण के लिए, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। उसके उसके उसके
एक तरह से कहें तो उस पर एक दुविधा हो गई कि अगर मैं चोरी करता हूं तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। ये एक प्रकार की नैतिक दुविधा हो गई। अब बात करते हैं साथियों नैतिक तर्कणा की। सही और गलत में से किसी एक को चुनना क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा। साथियों हिंज ने क्या चुना? पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी उसने क्या चुना कि चोरी उसने कर ली। यह हो गई साथियों उसकी नैतिक तर्कणा। आगे देखते हैं साथियों, कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 अवस्थाएं बताई जो निम्नलिखित हैं। साथियों अपने इस कहानी के आधार पर जो कोहल वर्ग महोदय थे उन्होंने नैतिक विकास की या नैतिकता की के 3 लेवल बताए, जिनकी 6 अवस्थाएं भी इन्होंने बताई। पहला लेवल क्या था साथियों? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा साथियों? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 वर्ष तक का था। कौन सा था साथियों? 4 से 10 वर्ष तक का, यानी 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की उम्र के बालक इसके अंतर्गत आते थे। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। बच्चों को सही गलत के बारे में इस अवस्था में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था में क्या होता है साथियों? जो बच्चों की नैतिक तर्कणा होती है वह दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यानी दूसरे अगर कह देंगे यह चीज सही है तो बच्चा कहेगा ये चीज सही है, दूसरे लोग कह देंगे ये चीज गलत है तो बच्चा कह देगा ये चीज गलत है। यानी दूसरे जो मान रहे हैं वही नैतिक तर्कणा बच्चे की होगी। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी साथियों? दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। क्या साथियों? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। इस अवस्था में क्या साथियों? इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था में जो बच्चे की नैतिकता होती है वह सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अतः बच्चों ने कहा कि अगर हिंज ने चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा बच्चों का जवाब था जब हिंज के संबंध में कोहल वर्ग ने बच्चों से प्रश्न किया तब। दूसरा है साथियों साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जैसा व्यवहार कोई बच्चे के साथ करेगा बच्चा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे साथियों उदाहरण, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की किताब क्या की? फाड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी किताब फाड़ दी। आपने इस चीज को खुद अनुभव किया होगा जब आप 4 से 10 वर्ष की एज में रहे होंगे तो स्कूल में आपने देखा होगा जब आपका मान लीजिए कोई मित्र ही है वह आपका मान लो पेन ही तोड़ दिया, पेन फेंक दिया, किताब फाड़ दी, तो आप भी वैसा ही करते थे। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा लेवल साथियों यह रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। यह 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के गुणों या मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। क्या करता है साथियों? दूसरे लोगों के जो गुण होते हैं, जो उनके मानक होते हैं, उनको अपने अंदर समावेशित कर लेता है। समावेशित गुणों के आधार पर सही गलत का निर्णय करता है। जो गुण वह दूसरों से साथियों प्राप्त करता है, अपने अंदर समावेशित करता है, उन्हीं गुणों के आधार पर वह सही और गलत का निर्णय करने लग जाता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था में साथियों इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। क्या होता है साथियों? इस अवस्था में जो बच्चों के अंदर होता है वह एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है, दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वह यह सोचते हैं कि यदि हम सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं, उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, नैतिकता से बात कर रहे हैं, तो वो भी हमसे अच्छे से बात करे। जैसे बच्चा यह सोचता है कि जैसे मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए तो वो भी मुझे आप कहकर ही बुलाए। मतलब ये चीज की भावना बच्चों के अंदर होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था में। अब साथियों दूसरी इसके अंतर्गत आती है अवस्था नियम कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं। क्या होता है साथियों? इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह नियमों एवं कानूनों के प्रति क्या होते हैं? जागरूक हो जाते हैं। नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। यानी नियम, जो भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके प्रति वो जवाबदेही भी रखने लगते हैं।
उदाहरण साथियों इसका, जैसे रामू श्यामू से कहता है रोहन के पापा ने रेड लाइट पार की। क्या किया साथियों, रामू ने श्यामू से कहा कि रोहन के पापा ने रेड लाइट जंप की या पार किया, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं रेड लाइट पार नहीं करूंगा। यानी साफ साफ नियम बना हुआ है कि रेड लाइट पे आपको रोड क्रॉस नहीं करनी। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि रोहन के पापा ने रेड लाइट पार की जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया, यानी वह नियमों के प्रति जवाबदेह भी हो चुका है बच्चा। तीसरा स्तर आता है साथियों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह 13 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का स्तर है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यानी जो बच्चों का नैतिक आचरण होता है या नैतिकता जो बच्चों की होती है वह बच्चों के आंतरिक नियंत्रण में आ जाती है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। यह कैसा स्तर होता है नैतिकता का साथियों, तो यह सबसे उच्च स्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर सबसे उच्च स्तर होता है। इस अवस्था में फैसले बालक स्वयं लेता है कि क्या सही है क्या गलत। इस अवस्था में आते आते बच्चे के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, आंतरिक रूप से बच्चा नैतिकता के बारे में जागरूक हो जाता है, उसके अंदर नैतिकता का विकास हो जाता है कि वह जो भी फैसले होते हैं वह स्वयं लेने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि दूसरों के मानकों के अनुसार ना चल के वह स्वयं के अनुसार चलने लगता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। आइए जानते हैं इनको। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वह यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं और वह यह भी मानते हैं कि जिन नियम से लोगों का भला ना हो बल्कि नुकसान हो उन नियमों को क्या करना चाहिए साथियों? तोड़ देना चाहिए। जो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था है इसमें बच्चे क्या क्या मानने लगते हैं? वह मानने लगते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। और वह यह भी मानने लगते हैं कि जिन नियमों से लोगों का नुकसान हो रहा है उन नियमों को क्या करना चाहिए साथियों? तोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए साथियों, इस अवस्था के बच्चों ने कहा कि हिंज ने दवा चोरी की क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। यहां पर नियमों से महत्वपूर्ण हिंज की पत्नी की जान थी। यानी ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए जो किसी की जिंदगी या मौत से संबंधित हो या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा बच्चों ने जवाब दिया। सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं। क्या होता है साथियों? इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, यानी करते हैं। इसमें बालक दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। क्या होता है साथियों? जो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं और दूसरों के फायदे के लिए या दूसरों की इच्छाओं की एक तरह से कहें पूर्ति के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। अब साथियों देखते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग महोदय के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो 2011 से सीटेट का एग्जाम हुआ है, शुरुआत हुई है, जो 2021 में लास्ट बार हुआ है। 2011 से 2021 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? जो साथियों 7 से 8 वर्ष तक की अवस्था है इसमें बच्चे के जो है वर्ष क्या नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है वह क्या हो सकता है? ये साथियों लेवल पहले से क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्या है साथियों, जिसका नाम क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है उससे यह क्वेश्चन बना हुआ है। इसका आंसर आप हमें बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। तीसरा है दंड और आज्ञा पालन। चौथा है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह दंड और आज्ञा पालन हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? दंड और आज्ञा पालन के अनुसार ही अपनी नैतिकता का नैतिक निर्णय लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और
इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं? तो साथियों किस चरण में करते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? क्या साथियों? स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। यहीं से आप इस चीज को पकड़ेंगे और आंसर बताएंगे। अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जहां स्वचुने हुए यानी स्वयं निर्णय लेने की बात आती है वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्रवाई को परिभाषित किया जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस अवस्था में बच्चे क्या मानते हैं कि नियम लोगों के लिए जरूरी हैं, जो नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वह लोगों के लिए जरूरी हैं, परंतु यदि उनसे किसी का नुकसान हो रहा हो तो उनको बदल देना चाहिए, यानी लचीले उपकरण के रूप में जो नियम होने चाहिए। लचीला का मतलब यही होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको बदला जा सके, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? क्या साथियों? शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पूर्व पारंपरिक चरण पे, पारंपरिक चरण पे, उत्तर पारंपरिक चरण पे, या दूरस्थ पारंपरिक चरण पे? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों पूर्व पारंपरिक चरण किसको कहते हैं? जो पहला लेवल मैंने बताया था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उसको पूर्व पारंपरिक चरण कहते हैं, और दूसरे चरण को पारंपरिक चरण कहते हैं, और तीसरे चरण को उत्तर पारंपरिक चरण भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो साथियों वह ऑप्शन बी यानी पारंपरिक स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाइंज की दुविधा यानी हिंज की दुविधा। साथियों मैंने बताया था ना कि इसको हाइंज भी बोला जाता है। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलवर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? यानी साथियों इसमें पूछा गया है कि हिंज की दुविधा पर जो बच्चों की प्रतिक्रिया थी उसके आधार पर कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, या मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान की अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून की अवस्था, या सामाजिक सरोकार और आत्मबोध? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इनमें से कौन सी उप अवस्था है जो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सरोकार और आत्मबोध की अवस्था, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति निजी कर्तव्य की
वे इनका प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये साथियों कौन सी अवस्था होती है? सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिविन्यास, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, परतंत्र नैतिकता या सहयोग रूपी नैतिकता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह होता है पारंपरिक स्तर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में होगी? यानी साथियों अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत वह आ रही है, यानी वह अच्छा कर रही है तो लोग उसको अच्छा, मतलब कि अगर वह किसी का सम्मान कर रही है तो वह भी चाहती है कि उसका भी सम्मान किया जाए, यानी वह पारंपरिक स्तर पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरणी, कानून व्यवस्था अभिनवीकरणी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणी, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरणी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये भी साथियों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। किस प्रकार का? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास का, क्योंकि फातिमा तक क्या तर्क देती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, इससे माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, माफ करिएगा लॉरेंस नहीं, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तब कर सकता है कि क्या सही है, माफ करिए यहाँ पर मिस टाइपिंग है, तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल समाज तय करता है, यानी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के क्या साथियों नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर यानी पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास? मतलब साथियों इसमें पूछा गया है जो पारंपरिक स्तर है, यानी जो दूसरा स्तर है, और तीसरी अवस्था है। पहला जो स्तर है उसमें दो अवस्थाएं हैं, दूसरा जो स्तर आता है इसमें भी दो अवस्थाएं, यानी पारंपरिक स्तर की पहली अवस्था के बारे में पूछा है, वह कौन सी है? तो साथियों वह कौन सी अवस्था है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहल वर्ग, कोड वर्ग नहीं कोहल वर्ग, मिस टाइपिंग बहुत ज्यादा है आज। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण या उत्तर प्रथागत चरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो साथियों रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है उसको प्रथा पूर्व चरण बोला जाता है, और जो मध्य वाला चरण है उसको प्रथागत चरण बोला जाता है, और जो बाद वाला है उसको उत्तर प्रथागत चरण भी बोला जाता है। आपको किसी भी तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वह साथियों आएगा प्रथा पूर्व चरण के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? बताइए साथियों 8 वर्ष का बच्चा है तो किसके अंतर्गत आएगा?
तो साथियों अगर 8 वर्ष का बच्चा है तो वह अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की उन्मुखीकरण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल को सम्मिलित करता है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का जो स्वरूप है वह सार्वभौमिक होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह जो है आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलवर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो अमृत है वह किस अवस्था में है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक और प्रथागत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो अमूर्त संक्रियात्मक है इसके विषय में पियाजे महोदय ने बताया है। किसने साथियों? पियाजे महोदय ने बताया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथागत चरण। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों आप सभी जानते हैं चर्चाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने दिए हैं साथियों? पियाजे महोदय ने दिए हैं। किसने दिए हैं? पियाजे महोदय ने दिए हैं। और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं। कितने चरण साथियों? 3 चरण, और इनकी 6 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर साथियों गलत टाइप हो गया है, जीन पियाजे स्पेशल नहीं बल्कि क्या है साथियों? कोहल वर्ग स्पेशल है।